Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 6 that is fluid mechanics. तो बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है 6.5 दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। लास्ट वीडियो में आपको पता है कि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस किया था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ये जो बर्नौली इक्वेशन है ना, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और उसकी रीज़न ये है कि इसमें हमारे पास एक तो डेरिवेशन आ जाती है, इसकी एक मैथमेटिकल रिलेशन हमें इससे मिलता है और फिर इसके साथ साथ इसकी एप्लीकेशंस भी हैं। तो ये एक लेंथी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपने इसको गौर से समझना है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास कुछ यूनिवर्सल लॉज होते हैं, आप सब ने ही पढ़ रखे हैं, और उनमें हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। तो बेटा ये जो यूनिवर्सल लॉज है ना, अब इनके नाम से पता चला ये यूनिवर्सल हैं, इसका मतलब है कि हर चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल हैं, यानी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ये उन पे एप्लीकेबल हैं। इससे पहले हमने इनको जो डिस्कस किया हुआ है ना, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए या फिर आप कह सकते हैं लार्ज मैस लार्ज बॉडीज के लिए डिस्कस किया है। अब हम इस चैप्टर के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि फ्लूइड को पढ़ रहे हैं, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। और फ्लूइड आपको पता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो फ्लूइड के लिए हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से ये यूनिवर्सल लॉज फ्लूइड में एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने अप्लाई करके एक रिलेशन फाइंड किया था फ्लूइड के लिए, और वो रिलेशन था वेलोसिटी और एरिया के दरमियान। ठीक है, यानी कि जब एरिया ज्यादा होता है, यानी अगर पाइप का एरिया ज्यादा है तो फ्लूइड की वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर पाइप का एरिया कम है तो फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। अब ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है ना, ये भी हमें फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज बताती है और ये हमें देती है रिलेशन तीन चीज़ों के दरमियान। वो तीन चीज़ें हैं हमारे पास वेलोसिटी और हमारे पास हाइट और तीसरी चीज़ है प्रेशर। यानी प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट के दरमियान हमें जो रिलेशन मिलता है फ्लूइड के लिए, वो बर्नौलीज इक्वेशन से मिलता है। और कैसे मिलता है? बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है कंसिडरेशन का, जैसे हम हर टॉपिक की डेरिवेशन से पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ों को कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, एंड पे हमें एक मैथमेटिकल रिलेशन मिल जाएगा और उसके रिलेशन के बाद हम देखेंगे कि उनके जो चीज़ों का रिलेशन बता रही है बर्नौली इक्वेशन हमें, वो आपस में किस तरह से रिलेट कर रही हैं, मतलब कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो कंसीडर टू डिफरेंट रीजन्स। अब ये हमारे पास एक पाइप है जिसके हमने टू डिफरेंट रीजन कंसीडर किए हैं। एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज थ्रू द पाइप, और हमने साथ ये भी कंसीडर किया है कि एक आइडियल फ्लूइड है जो उसमें से गुजर है। आइडियल फ्लूइड आपको पता है रियल फ्लूइड से मुख्तलिफ होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने इससे पहली वाली वीडियोस में डिस्कस की हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज करा देती हूँ। आइडियल फ्लूइड बेटा हमारे पास ऐसा फ्लूइड होता है जो हमारे पास नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो और इरोटेशनल हो। और चौथी प्रॉपर्टी होती है उसकी कि वो स्टीडी फ्लो करता है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। और स्पीड कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि किसी एक पॉइंट से अगर पार्टिकल किसी एक खास स्पीड से गुजरा है तो बाकी आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं जब वो उस पॉइंट से गुजरेंगे तो उसी सेम स्पीड के साथ गुजरेंगे। ठीक है, यानी एक पार्टिकल के लिए खास स्पीड मुख्तस हो जाती है, फिक्स हो जाती है कि उस पॉइंट से जो भी पार्टिकल गुजरेगा वो उसी स्पीड से गुजरेगा जिससे पहले वाला गुजरा था। ठीक है, तो ये हमारे पास चार प्रॉपर्टीज होती हैं आइडियल फ्लूइड की, और आइडियल फ्लूइड ही हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। और साथ साथ मैंने आपको पहले ये बता दिया कि एक पाइप है जिसके दो रीजन है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं कि डायग्राम किस तरह से है। तो अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें, ये जो हमारे पास डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक पाइप है जिसकी इर्रेगुलर शेप है। इरेगुलर शेप से क्या मुराद है कि उसका एरिया जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि स्टार्ट से जो हमारा पाइप है ये नैरो है, थोड़ा सा तंग है, आगे जाके ये वाइडर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से बेटा हमारा जो फ्लूइड है ना वो पास आउट होगा और इसमें से जब गुजरेगा तो हमने फ्लूइड के बिहेवियर को नोट करना है और उसी से हमने अपनी सारी डेरिवेशन करनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज के वाइडर साइड से हमारा फ्लूइड जो है वो एंटर हो रहा है। ठीक है, या फिर आप ये भी ले सकते हैं कि हमारा फ्लूइड जो है वो लोअर साइड से या फिर नैरो साइड से एंटर हो रहा है। ठीक है, किसी एक साइड से हमारा फ्लूइड एंटर होगा, ठीक है, दूसरी साइड से बाहर हो जाएगा। अब ये जो बाकी चीजें इनको हम देख लेते हैं। जैसे A1 जो है वो हमारे पास लोअर एंड पे एरिया है। ठीक है, एरिया किस चीज का? इस पाइप का एरिया है, या फिर आप फ्लूइड का भी एरिया कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लूइड है उसका कोई खास एरिया या वॉल्यूम नहीं होता। वो जिस भी बर्तन में, जिस भी शेप में, जिस भी चीज में आप उसे डालते हैं उसका वो एरिया या वॉल्यूम ले लेता है। ठीक है, तो ये A1 जो है हमारे पास एरिया है। H1 बेटा हमारे पास हाइट है। हाइट किस चीज़ की? हमारे पास ये है हाइट हमारे पास फ्लूइड की
फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, यानी सरफेस से पाइप थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, और ये जो हमारी ग्राउंड सरफेस है ना, इससे H1 हाइट है फ्लूइड की, और यहाँ पर H2 हाइट दूसरी एंड पे है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हाइट ज्यादा है, इसलिए आप एरो से देख सकते हैं कि ये हाइट ज्यादा है, ठीक है। एरिया A2 यहाँ इस साइड के लिए एरिया है, और डेल x1 क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस है जो फ्लूइड ने ट्रेवल किया है, यानी फ्लूइड अगर एंटर हुआ है यहाँ से तो डेल x1 उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है v1 वेलोसिटी के साथ, और उसके ऊपर F1 जो है वो फोर्स लग रही है। अब ये जो F1 फोर्स है ना बेटा, ये बेसिकली लग रही है एटमॉस्फेयर की तरफ से। आपको पता है हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके लिए हमने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, पास्कल लॉ, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो भी फ्लूइड होता है ना, उसके अंदर अब हम किसी ऑब्जेक्ट को डालें तो वो फ्लूइड ना हर साइड से उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसी तरह से अगर आप इमेजिन करें कि ये पाइप जो है ये हवा में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हवा आपको पता है गैसेस भी फ्लूइड होती हैं, तो हवा भी एक तरह का फ्लूइड है। तो गैस क्या कर रही है, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है, और प्रेशर क्या होता है, हर साइड से इनवर्ड प्रेशर अप्लाई होता है, यानी कि लेफ्ट साइड से जो प्रेशर होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा, जो राइट साइड से प्रेशर होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से अगर ऊपर से प्रेशर लग रहा है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और अगर नीचे से लग रहा है तो अपवर्ड लगेगा। तो इसलिए आप अगर यहाँ पर गौर करें तो जो फोर्स की डायरेक्शन है हमारे पास F1 की, वो और अगर F2 की डायरेक्शन देखें तो ये दोनों अपोजिट हैं, और इस अपोजिट होने की रीजन बेटा बेसिकली यही है कि उनके हर साइड से जो प्रेशर है वो इनवर्ड लग रहा है, और आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर प्रेशर की डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी इधर से हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्रेशर लग रहा है, इधर से हमारे पास राइट साइड पे प्रेशर लग रहा है, तो फोर्स भी इधर से लेफ्ट साइड पे लगेगी, प्रेशर भी राइट साइड पे लगेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास हमारा वो फार्मूला जो है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, वो हमें ये बताता है कि जो डायरेक्शन प्रेशर की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम है। अब हम ऊपर चल के देखते हैं कि हमारे पास क्या टॉपिक की डेरिवेशन है। तो सबसे पहले हमने लोअर एंड पे चीज़ें कैलकुलेट करनी है, यानी कि जहाँ पे हमारा नैरो है पाइप, और फिर हम अपर एंड पे जहाँ पे थोड़ा सा वाइडर हो जाता है वहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने सबसे पहले लिखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड एट लोअर एंड, यानी रीजन 1 के लिए क्या होगा, आपको पता है डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, S इज इक्वल टू VT। तो उसी फार्मूले को यूटिलाइज करके हमने लिख दिया डेल x1, यानी कि हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी V1, और डेल t, ठीक है। V1 हमारा लोअर रीजन है तो हम इसके लिए V1 यूज कर लेंगे, यानी 1 को यूज करेंगे। जब अपर एंड की बात करेंगे तो फिर हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। ये जस्ट बस इसको मुख्तलिफ करने के लिए कि इसमें और कोई खास बात नहीं है। सो वर्क डन ऑन द फ्लूइड इन मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस डेल x1। अब वर्क डन हो रहा है, वर्क डन कैसे हो रहा है, तो बेसिकली है ये कि बेटा जब पाइप में से फ्लूइड गुजर रहा होता है, या पानी जब पाइप में से गुजर रहा होता है, तो वो खुद ब खुद तो नहीं गुजर सकता ना, उसके ऊपर हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है ना। जैसे घरों में मोटर पंप है, मोटर पंप चल रही होती है तो क्या होता है कि पानी फ्लो कर रहा होता है पाइप्स के अंदर से, तो वो जो मोटर पंप है ना, बेसिकली उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाके मैकेनिकल वर्क कर रही होती है, और उससे क्या होता है कि पाइप को प्रेशर मिलता है मैकेनिकल वर्क की वजह से, और फ्लूइड जो है वो आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है, पाइप के अंदर से। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क डन है, जो हम लोग खुद कर रहे हैं बाहर से फ्लूइड के ऊपर, उसकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों हम कर रहे हैं वो अब मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि हमने वर्क डन क्यों कैलकुलेट किया। सो W1 इज इक्वल टू, आपको पता है कि W का फार्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या फिर D। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है, फोर्स को हमने F1 लिख दिया, डिस्टेंस को डेल x1 लिख दिया, इसको हम इक्वेशन नंबर B का नाम दे देते हैं। नाउ यूजिंग द फार्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया वी गेट। अब हमें पता है कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। ये फार्मूला हमने क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है ना, इसकी वैल्यू हम इन द टर्म ऑफ प्रेशर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू जब हम प्रेशर की टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब आपने सिंपली क्या करना है, ये जो फोर्स की वैल्यू है ना उसको उठा के यहाँ वर्क डन के अंदर पुट कर देना है इस जगह पे, ठीक है, इक्वेशन बी के अंदर। सो इक्वेशन बी बिकम्स W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल x1, डेल x1 वही जो हमारे पास पहले से था, ठीक है। अब हमने इक्वेशन ए से क्या किया, इक्वेशन ए से हमने ये किया है कि जो हमारी डिस्टेंस की वैल्यू थी ना यहाँ पे, वो भी हमने पुट कर दी है यहाँ पे आके इस डिस्टेंस की जगह, ठीक है। पहले हमने फोर्स की वैल्यू पुट की है, इस फार्मूले से ली है, फिर हमने डिस्टेंस की वैल्यू पुट की है, वो इस फार्मूले से ली है, ठीक है। तो हमारा वर्क डन क्या बन जाएगा फाइनली, W1 इज इक्वल टू P1 A1 V1 डेल T, और ये हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
अब सेम चीजें हमने करनी है अपनी अपर एंड के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एक दफा में समझ आ जाएगा और एक दफा में याद हो जाएगा कि क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, लोअर एंड पे गए, डिस्टेंस को हमने ऑब्जर्व किया या डिस्टेंस को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी। उसके बाद हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। हमने फोर्स की वैल्यू निकाली, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया वाले फार्मूले से। डिस्टेंस जो हमने पहले से ऊपर निकाला हुआ था उसको पुट किया और हमने फाइनल अपने वर्क डन की वैल्यू बना ली इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास अपर एंड के लिए सारा काम करते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड एट द अपर एंड, अपर एंड पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, डेल एक्स टू, जैसे मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया। सो डेल एक्स टू इज इक्वल टू वी टू डेल टी, ठीक है बेटा, ये भी वही फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वी टी, सेम। तो ये इक्वेशन नंबर सी बन जाती है। द वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट द अपर एंड इज नेगेटिव बिकॉज F2 इज अपोजिट टू F1। ये बात मैंने आपको समझा दी है कि दोनों साइड से, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट क्यों है, क्योंकि प्रेशर की डायरेक्शन अपोजिट है। और प्रेशर की डायरेक्शन अपोजिट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उस पाइप के ऊपर या फ्लूइड के ऊपर, वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इनवर्ड का मतलब है कि हर साइड से अंदर की तरफ, ठीक है। अगर अपर साइड से लग रहा है तो वो नीचे की तरफ लगेगा, यानी उसको नीचे दबाने की कोशिश करेगा। बेसिकली होता यह है कि जो हमारे पास प्रेशर होता है ना फ्लूइड का, जैसे गैस है या एयर है, इसका प्रेशर है, वो हमारे वाटर वाले फ्लूइड को, जो पाइप के अंदर है हमारा फ्लूइड, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये हमारे पास एक नेचुरल लॉ है, ये नेचर का रूल है। ऐसे ही होता है कि चीजें दूसरी चीज को कंप्रेस करने की कोशिश करती हैं, दबाने की कोशिश करती हैं। तो जब हमारा एयर वाला जो फ्लूइड है, जो गैसोस फ्लूइड है, वो हमारे वाटर वाले फ्लूइड को, जो पाइप के अंदर है, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करता है, तो वो हर साइड पे इनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है। इसकी वजह से दोनों एंड्स पे प्रेशर की डायरेक्शन अपोजिट होती है। और फिर इस फार्मूले से जो मैंने आपको ये वाला यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि प्रेशर और फोर्स जो है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर प्रेशर की डायरेक्शन इनवर्ड है तो फोर्स की डायरेक्शन भी इनवर्ड होगी। और जब दोनों साइड से इनवर्ड डायरेक्शन हम अप्लाई करके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन अपोजिट बनती हैं, क्योंकि एक साइड से फोर्स लेफ्ट साइड पे अप्लाई हो रही है और दूसरी साइड पे राइट साइड पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट है, और जब अपोजिट है तो हमारा वर्क भी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब W2 कैलकुलेट करते हैं। W2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम फार्मूला, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी F2 मल्टीप्लाई बाय डेल X2। और नेगेटिव का सैम्बल मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीजें करनी है आपने, फोर्स की वैल्यू पुट कर देनी है, वो भी इस फार्मूले से निकाल के, ठीक है। और वो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू माइनस P2A2 डेल X2 एज इट इज। और सेम जैसे पिछले में किया था कि फिर डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी थी, तो W2 इज इक्वल टू माइनस P2A2 V2 डेल T। तो ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है लोअर एंड के लिए, वहां पर W1 हमने कैलकुलेट कर लिया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, वो हमारी अपर एंड है, ठीक है, रीजन 2 है, और उसमें भी हमने W2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, यानी वर्क डन को कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से वो स्टार्ट होती है कहानी जो मैंने आपको बताई थी कि हमने क्या अप्लाई करना है इसके ऊपर, हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है ना। यानी अपनी फॉर्म तो एनर्जी चेंज कर सकती है, लेकिन ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो ऑलरेडी है वो वही रहेगी, बस उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है, मतलब काइनेटिक में चेंज हो जाए, पोटेंशियल में चेंज हो जाए, लेकिन उतनी ही रहती है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि पानी जो है वो खुद ब खुद पाइप से फ्लो नहीं करेगा, हम उसके ऊपर कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क करें, ठीक है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक पंप या मोटर पंप, ठीक है ना। तो वहां से हम क्या करें, उसके ऊपर वर्क डन करें। अब वर्क डन जो है ना, बेसिकली ये भी एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन होती है एबिलिटी टू डू वर्क। तो जो वर्क किया है हमने वो भी एनर्जी के फॉर्म में ही जाके ट्रांसफर होता है। तो यानी बेसिकली इस चीज का मतलब ये हुआ कि जब हमने फ्लूइड के ऊपर वर्क किया था तो फ्लूइड को एनर्जी दे दी थी, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग में एनर्जी दी थी, जब फ्लूइड उस पाइप में से बाहर निकलेगा तब भी उसके पास एनर्जी उतनी ही रहेगी जितने हमने दी थी, ठीक है ना, वर्क की फॉर्म में। लेकिन बस होता यह है कि वो जो वर्क है ना, वो फ्लूइड के अंदर जाके फॉर्म चेंज कर लेता है अपनी। फॉर्म कैसे चेंज करता है कि वो डिवाइड हो जाता है फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी के अंदर और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। यानी कि हमारा जो वर्क एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने फ्लूइड को दिया है, वो जाके वो जो एनर्जी है वो जाके फ्लूइड उसको कैसे यूटिलाइज करता है कि कुछ तो वो फ्लो करता है ना, फ्लो करके पाइप से दूसरी साइड से निकलता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, उस कुछ एनर्जी यूटिलाइज होके, और बाकी जो बचती है वो क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी में जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी का भी मैं आपको डायग्राम से दिखा दूं
कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइट का डिफरेंस है। अगर हमारा फ्लूइड यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हुआ है और हमने उसके ऊपर वर्क किया है, तो उसने क्या किया, उस वर्क को एज एनर्जी ले लिया है और कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, उसके पास वेलोसिटी आ गई। अगर वो एट रेस्ट था शुरू पे तो वो चलना शुरू हो गया, ठीक है, फ्लो करना शुरू हो गया। अब वो यहाँ से उसने बाहर निकलना है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें ना हाइट का डिफरेंस है दोनों रीजन के अंदर। यहाँ पर हाइट जो है वो कम है, आप एरो से भी ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा हाइट कम है और यहाँ पे जो हाइट है ना वो ज्यादा है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पाइप जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है हमारी ग्राउंड की सरफेस से, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ज्यादा क्लोज है। तो जब ये चीज आ जाती है ना, इसका मतलब है हाइट जो है वो चेंज हो रही है। हाइट चेंज होगी तो हाइट गेन होने की वजह से या हाइट ज्यादा होने की वजह से, कम भी हो तब भी यही होता है, अगर हमारी यहाँ पर ज्यादा हो रही है तो इसकी वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ आ जाती है, ठीक है। तो यानी हमारे पास हमने जो वर्क अप्लाई किया था उसके ऊपर वो चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में प्लस पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो यही चीज आपने माइंड में रखनी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। तो इक्वेशन 2 निकालने के बाद हम लोग नेट वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, W1 को W2 से ऐड कर देंगे, ठीक है। वी कैन गेट बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपको पता है किसी भी चीज का नेट निकालना हो तो उन दोनों चीजों को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर साइन नेगेटिव लगा हुआ है, ये आपको समझ आ गई होगी क्योंकि हमारे पास W2 की वैल्यू नेगेटिव है। वैसे तो यहाँ प्लस ही आना था लेकिन उसकी वजह से ये नेगेटिव का सिंबल आ गया क्योंकि W2 नेगेटिव है। बेसिकली ये दोनों ऐड ही हो रहे हैं लेकिन इस सिंबल की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आया। सो W इज इक्वल टू P1 A1 V1 डेल टी माइनस P2 A2 V2 डेल टी। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, अब हमने तीसरा काम ये करना है कि हमने बाय कंसीडरिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने दोनों रीजन्स के लिए वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट की, W1 और W2, ये काम हो गया। दूसरा काम हमने क्या किया, दूसरे स्टेप के अंदर नेट वर्क डन कैलकुलेट किया, यानी दोनों को ऐड करके इक्वेशन नंबर 3 बना ली, ठीक है। अब तीसरा स्टेप और तीसरा काम हम ये करने जा रहे हैं कि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर आपको याद होगी तो फिर तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए वो टॉपिक पहले ही समझिएगा, पहले तैयार कर लीजिएगा, बाद में इस टॉपिक पे आइएगा, ठीक है। नाउ बाय कंसीडरिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आपको पता है उसमें हमने फाइनल इक्वेशन निकाली थी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय टाइम। और ये जो चीज़ है ना ये मैंने उस इक्वेशन के अंदर समझाई थी, तो अब मैं इसको दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रही, आप उसी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाली वीडियो में जाके ये समझ सकते हैं। मैंने वहाँ पे बताया था कि किस तरह से ये वॉल्यूम बाय टाइम के इक्वल है, ठीक है, A1 V1 ना। तो अब ये हमारी ये इक्वेशन बन गई है। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। सो वी कैन राइट इट एज A1 V1 T मल्टीप्लाई इज इक्वल टू A2 V2 T इज इक्वल टू V, ठीक है। अब ये जो है ना ये बेटा वेलोसिटीज हैं V1 और V2, और ये जो V है ना सिंपल V, ये वॉल्यूम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने कैपिटल करके लिखा है ताकि डिफरेंशिएट हो सके कि ये वॉल्यूम के लिए। और ये हमने बेसिकली किया क्या है कि यहाँ पर जो नीचे इसके टाइम डिवाइड हो रहा था ना ये वाला टाइम, इसको हमने इक्वेशन के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारी इक्वेशन में 3 टर्म्स है ना, मतलब 3 टर्म्स एक दूसरे के इक्वल आ रही है ना, तो हम ये टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ना सिर्फ इधर मल्टीप्लाई होगा बल्कि इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी A1 V1 T इज इक्वल टू A2 V2 T इज इक्वल टू वॉल्यूम। नाउ इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, अब इक्वेशन नंबर 3 क्या बनेगी, अब हमारे पास 1 और 2 को ऐड करके 3 तो आ गई थी, ठीक है। तो 1 और 2 का तो काम खत्म हो गया क्योंकि उनको ऐड करके हमने 3 बना ली, और 3 के बाद हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई किया। अब इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ना हमने यूज करना है और 3 को कुछ मॉडिफाई करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करते हुए। सो हमारी इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, W इज इक्वल टू P1 A1 V1 डेल टी। अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास जो A1 V1 और डेल टी है ना, ये वही चीज़ है जो यहाँ पर बन रही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर, A1 V1 डेल टी या फिर T, ठीक है ना। तो ये दोनों किसके इक्वल आ रही हैं, वॉल्यूम के। तो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो तीनों टर्म्स है ना इसकी जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, यानी वॉल्यूम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सो W इज इक्वल टू P1 वॉल्यूम माइनस P2, और सेम यहाँ पे भी वही है कि A2 V2 डेल टी जो है वो हमारे पास वॉल्यूम के इक्वल है। तो W इज इक्वल टू P1 वॉल्यूम माइनस P2 वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में वॉल्यूम हमारे पास जो कॉमन आ रहा है, वॉल्यूम को कॉमन ले लेंगे तो W इज इक्वल टू P1 माइनस P2, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 तक हम पहुंच गए हैं। अब हमें पता है एज वी नो दैट कि डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है मास पर डेंसिटी। हम इसको लिख सकते हैं रीअरेंज करके, तो वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स वर्क डन इज इक्वल टू P1 माइनस P2, और वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, मास ओवर डेंसिटी, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी, ठीक है।
अब मैंने जो आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा, और जो मैंने जैसे आपको समझाया कि किस तरह से वर्क डन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज होता है, तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। सो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख लेना है, जैसे मैंने आपको समझाया डायग्राम से जाके। तो अब ये अप्लाई करेंगे और इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो W की हमने नेट W की क्या वैल्यू निकाली थी, P1 माइनस P2 मैस ओवर डेंसिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या ये है हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर किसी भी चीज़ का जब चेंज है तो आपको पता है हम कैसे उसे लिखते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। और फाइनल वैल्यू आप उसका फार्मूला लिखेंगे, हाफ mv² होता है, तो फाइनल के लिए 2 लगा देंगे। अब 2 मतलब क्योंकि हम अपर रीजन को फाइनल रीजन ले रहे हैं, हमारा जो फ्लूइड है ना वो लोअर रीजन से अपर रीजन की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा इनिशियल रीजन बनता है और ये हमारा फाइनल रीजन बनता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हाफ mv² माइनस हाफ mv1² प्लस mgh2 माइनस mgh1। अब ये क्यों लिया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है mgh, और यहाँ पे भी सेम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखनी थी, तो चेंज के लिए क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये आपने हमेशा याद रखना है, जहां पर भी चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल। तो mgh2 माइनस mgh1, ठीक है, इनको लिख देना है। उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हम लोगों ने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया है, मैथ्स को इस साइड पे लिख दिया है, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इस राइट साइड के अंदर हमारे पास मैथ कॉमन है, ठीक है, मैथ इधर भी आ रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर भी आ रहा है, और मैथ इस ब्रैकेट के अंदर भी आ रहा है। तो आपको पता है जो चीज़ सबके अंदर आ रही है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो मैथ को हम कॉमन लेंगे तो हमारी ये ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, हाफ V2 का स्क्वायर माइनस हाफ V1 का स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ प्लस GH2 माइनस GH1, ठीक है। अब ये मैथ्स और मैथ्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास फिर ये बाकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन की है कि वेयर H1 एंड H2 आर द हाइट्स ऑफ द पाइप एट लोअर एंड अपर एंड रिस्पेक्टिवली। ये जो H1 और H2 है ना, ये क्या है, ये हमारे पास हाइट है पाइप की लोअर और अपर एंड के ऊपर, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है, ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, 1 बाय डेंसिटी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ V2² माइनस हाफ V1² प्लस GH2 माइनस GH1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज करना है हमने अपने हिसाब से, वो इसलिए क्योंकि हमने ना 3 क्वांटिटीज की वैल्यू निकालनी थी ना, मैंने आपको बताया था ना, ये 3 चीज़ों के अंदर रिलेशन बताती है, एक प्रेशर के दरमियान, वेलोसिटी के दरमियान और हाइट के दरमियान। तो हमने उस हिसाब से इसे थोड़ा रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि P1 माइनस P2 इसी साइड पे है, रो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डेंसिटी डिवाइड हो रही है, इस साइड पे जाके सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी जो राइट साइड है वो क्या बन जाएगी, 1/2 रो V2², रो यहाँ पे इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एज इट इज 1/2 वैसे ही, फिर यहाँ पे रो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, रो V1 का स्क्वायर प्लस प्लस वैसे आ जाएगा, GH2 है इसके साथ भी रो आके मल्टीप्लाई होगा, तो रो GH2 माइनस एज इट इज, और GH1 है तो रो GH1, ये रो जो है सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई किया। अब आपने सिंपल ये करना है कि जो हमारे पास लोअर रीजन की वैल्यू है उसको एक साइड पे कर लेना है, अपर रीजन वाली वैल्यू उसको एक साइड पे कर लेना है। यानी कि सिंपली आपने ये करना है कि जिन वैल्यूज के साथ 1 1 आ रहा है, जिनके साथ हम 1 लगा रहे थे उनको एक साइड पे कर लेना है, और जिनके साथ 2 है उनको एक साइड पे कर लेना है, ठीक है। तो आप इनको एक साइड पे करेंगे तो P1 इधर ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप राइट साइड पे जाके देखें तो आपके पास 1 वाली वैल्यू एक तो ये बन रही है 1/2 रो V1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वो माइनस का साइन है तो इक्वेशन के साइड पे आके प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। अब एक ये 1 वाली वैल्यू हो गई है, एक ये 1 वाली वैल्यू हो गई है, तीसरी हमारे पास 1 वाली वैल्यू है ये रो GH1, तो ये भी यहाँ पे माइनस हो रही है, इधर आके प्लस हो जाएगी, रो GH1 इज इक्वल टू P2 क्या है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P2 की वैल्यू दी हुई है और ये नेगेटिव के साथ है, तो इक्वेशन के इस साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, तो P2 प्लस प्लस अब क्या है ये हम लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी यहीं पे है तो इसको हमने कहीं नहीं लेके जाना, एज इट इज लिख देंगे 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस अब GH2 भी ऑलरेडी यहीं पे है तो इसे भी एज इट इज लिख देंगे रो GH2। तो ये जो है ना ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशन बन जाती है बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। इसको मोर जनरल फॉर्म में भी हम लिखते होते हैं, तो दिस इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन एंड इन जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये जनरल फॉर्म में हमने इसे बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर लिखा था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर भी हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आया था वो आया था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम उसको लिख सकते हैं AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वैसे है कि जब रीजन 1 के अंदर ये सारी टर्म्स इन सब का सम और रीजन 2 के ऊपर इन सब का सम्स इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये चीजें जो है कांस्टेंट रह रही हैं, यानी यहाँ पर भी ये वैसे ही थी वहां पे भी वैसे ही थी, तो हम ना इनको जनरलाइज लिख के इनके सम को कांस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रेशर प्लस 1/2
रो वी का स्क्वायर प्लस जी एच जो है हमारे पास इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट के, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे हर रीजन में ये वाली वैल्यू जो है इनका सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली बेटा ये जो इक्वेशन है ना, ये हमें बता रही है कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है और उसका प्रेशर है, उन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि जब फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होगा जहां पर, वहां पर उसकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर कहीं पर फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, यानी वो ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। और जो तीसरी चीज हाइट है वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट इस तरह से कि जब हमारे पास एक कांस्टेंट हाइट के लिए हम प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन देखेंगे तो हमें इनवर्स रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें बर्नौलीज इक्वेशन प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन बताती है एट कांस्टेंट हाइट। और जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो हमें बताती है एरिया और वेलोसिटी का रिलेशन, जहां पर हमने पढ़ा था कि जहां पर एरिया वाइडर हो तो वेलोसिटी स्लो है, कम है, ठीक है, और एरिया जहां पर नैरो है वहां पर वेलोसिटी ज्यादा है। और बर्नौलीज इक्वेशन हमें बताती है प्रेशर और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन, यानी जहां पर प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब है कि वहां पर फ्लूइड स्लो मूव करेगा, और जहां पर प्रेशर कम है वहां पर जो है वो फ्लूइड ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। अच्छा बेटा, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको मैंने सबसे एंड पे पुट किया है, और इसकी वजह यह है कि मैंने इसलिए इसको एंड पे पुट किया है क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को देख के स्टेटमेंट को समझना आसान है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए ऐसा किया कि इसको बिल्कुल टॉपिक के एंड पे पुट किया है। लेकिन आप पेपर में या फिर कोई टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते हुए तो आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं, बल्कि ये ज्यादा बेहतर होगा कि आप बर्नौलीज इक्वेशन की जब हेडिंग दें तो उसके नीचे स्टेटमेंट की हेडिंग दें और ये पूरी स्टेटमेंट लिखें। उसके बाद वो जो पैराग्राफ कंसीडर से स्टार्ट हो रहा है उसको पुट करें, ठीक है, वो पैरा लिखें। फिर उसके बाद पैराग्राफ के बाद आप डायग्राम को बना दें, और डायग्राम बनाने के बाद आप सारी डेरिवेशन करके यहाँ तक कर लें, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट को रीड कर देती हूँ। द सम ऑफ प्रेशर, अब आपने इस इक्वेशन को देखना है और स्टेटमेंट को साथ साथ रिलेट करना है। द सम ऑफ प्रेशर, द सम ऑफ प्रेशर, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाली टर्म, एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। अब अगर यहाँ पे आप दूसरी टर्म को देखें तो आपके जहन में ये आ सकता है कि ये किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, क्योंकि आपको तो ये नहीं पता चल रहा, ना ही मैंने कहीं पे बताया है कि ये किस तरह से है, ठीक है। तो वो मैं आपको समझाती हूँ कि ये किस तरह से है। तो आपको पता है बेटा, जो डेंसिटी होती है वो होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आप इस डेंसिटी को 1 मिनट के लिए रिमूव करके यहाँ पर मैस पर यूनिट वॉल्यूम पुट करें तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी। यहाँ पर अगर मैस आप पुट करेंगे तो mv²/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, यानी कि हाफ mv² के साथ वॉल्यूम जो है वो नीचे डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है ना। यानी ये 1/2 ये वाला डेंसिटी की जगह ऊपर मैस आ जाएगा, v² पहले से है तो mv² हो जाएगा, नीचे 2 है तो mv²/2, ये वाली चीज तो बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। और ये जो वॉल्यूम आएगा डेंसिटी को जब आप चेंज करेंगे मैस पर यूनिट वॉल्यूम में, तो नीचे जो वॉल्यूम आएगा ना वो वैसे ही होगा, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह से इसको क्यों पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह रहे हैं, तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब डेंसिटी को आप पुट करेंगे m/v, तो आपको पता है ऊपर बन जाएगा mgh, नीचे आ जाएगा v। तो mgh क्या होता है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, और पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। डायग्राम के बारे में मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कोशिश की है कि इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।